स्वागत है आप सभी का आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। यहाँ पे जो प्रश्न था, एक तो ये कि थोड़ा-सा मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, दूसरा प्रोफेशन को लेकर। तो इस चार्ट को एक बार कंप्लीट रीड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देख लें कि कौन-कौन से योग बनते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो छठे भाव के अंदर मंगल की मौजूदगी है, जो कि राहु केतु एक्सिस में मौजूद है। अगर मैं केंद्र बनाने की कोशिश करूं, कहां से 12th हाउस से केंद्र बना दूं या 6th हाउस से केंद्र बना दूं, क्योंकि किसी एक को भी केंद्र करूंगा तो बाकी की चीजें अपने आप नेचुरल केंद्र में आएंगी। तो अगर हम इसको केंद्र बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर कुछ हाउसेस में नेचुरली बाधाएं महसूस होंगी। जो वो कंसेप्ट है कि 3 क्रूर ग्रह जो हैं उनका अगर कहीं पर भी केंद्र में मौजूदगी हो तो उसकी वजह से कुछ बाधाएं महसूस होती हैं। तो यहाँ पे जब हमने केंद्र बनाया तो हमें कौन-कौन सी राशियां मिलती हैं? 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। दोबारा से लगन पे वापस आते हैं और लगन बनाने के बाद देखें तो हमारे को एक तो 3rd हाउस, ठीक है, 6 नंबर, एक 12th हाउस, एक 6th हाउस सर्विस और कहीं ना कहीं साथ में हमारा 9th हाउस जो कि 12 नंबर की राशि है। इसमें हमें कई बार अपने जिंदगी के अंदर ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ चीजें बंधन में बांध रही हैं, ठीक है। अब ये मंगल की युति राहु और केतु से है। इसको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो स्वामित्व कहाँ के हैं? एक स्वामी है आपका 10th हाउस का स्टेटस की ग्रोथ के अंदर और एक है पंचम प्रेम का। तो प्रेम, पद प्रतिष्ठा हासिल करना, ठीक है, दसम कहीं ना कहीं एक स्टेटस हासिल करना, इसमें थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मंगल राहु और केतु के एक्सिस में है। प्लस पॉइंट यह है कि 10th हाउस से 10th हाउस के स्वामी जो हैं वो छठे भाव में बैठे हैं। मंगल को छठे भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु केतु एक्सिस से जो थोड़ा सा पीड़ित है उन चीजों से कुछ सामना करना पड़ेगा। तो ये तो पहला योग हमने देखा। दूसरा योग इस कुंडली के अंदर अगर हमें दिखाई देता है तो वो है बुध और सूर्य के बीच में। बुध और सूर्य के बीच के इस योग को मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता। क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो है 12th हाउस लॉर्ड की और 3rd हाउस लॉर्ड की, और सूर्य जो है वो इस कुंडली में आते हैं 2nd हाउस से। 2nd हाउस लॉर्ड का संबंध 10th हाउस में आना दिशा बल ले रहा है, प्लस पॉइंट है। लेकिन योग बनाने वाला जो ग्रह बुध है वो 12th जो कि न्यूट्रल पड़ जाता है, लेकिन 3rd हाउस वो भी साहस पराक्रम की मांग करता है, उसके साथ जुड़ रहा है। तो डायरेक्टली ये योग कोई बहुत स्ट्रॉन्ग योग फॉर्मेशन नहीं कर रहा, लेकिन इसे बुध आदित्य योग के रूप में जरूर देखा जाएगा। बुध आदित्य योग के रूप में अगर इसे देखते हैं तो ये नेचुरली 5th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड का संबंध होता है, जो कि व्यक्ति को साहस और पराक्रम देगा अपनी सर्विसेज को बहुत ही अच्छे लेवल पे क्रिएट करने के लिए। इसके बाद गुरु और शनि का योग है इस कुंडली में। गुरु और शनि के योग को समझने की कोशिश करें तो छठे भाव का स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी का संबंध कहीं ना कहीं आपके व्यापार से और कुछ हद तक अष्टम से है। तो इसको हम देखें तो छठे भाव का संबंध सप्तम से बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन 6 और 8 का संबंध है। अचानक से कुछ लाभ की स्थितियां बनाने की संभावनाएं रहेंगी। शनि की मौजूदगियां हैं, इसीलिए जो गेन्स हैं उसके बनने में हो सकता है मैच्योरिटी शनि के एज के बराबर तक लग जाए, ठीक है। यानी कि जब शनि देव का गोचर इस कुंडली में 2 नंबर की राशि के ऊपर से हो, उसके बाद जाकर जीवन में एक अच्छी आर्थिक उन्नति को सोचा जा सकता है। जबकि यहाँ पे दूसरा फैक्टर ध्यान में देने का है, राहु और सूर्य के बीच में पापकतरी फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आपका लाभ भाव है, इसलिए आपको परेशानियां होती हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको राहु के उपाय करने होंगे। अब चलिए, ये तो हो गया जो हमने ऊपर से एक केस देखा। मेजर क्वेश्चन आपका क्या था? मैरिज, और दूसरा था प्रोफेशन। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से ये लगन बन के आया है, कहीं ना कहीं शनि का जो न्याय है वो मैरिज और कहीं ना कहीं उसकी हैप्पीनेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैरिज लाइफ के अंदर काफी ज्यादा कर्म जो है वो ये जिंदगी करवाने वाली है, क्योंकि नेचुरल 10th हाउस शनि का न्याय जो है वो कहीं ना कहीं 7th हाउस में है, और 11th हाउस जिसे गेन्स कहते हैं, नेचुरल गेन्स, उस गेन्स को बनाने के लिए मैरिज से पार्टनरशिप्स जो गेन्स हैं उसको निकालने में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वहां से लाभ मिलेगा। एक चीज हो गई। सबसे पहले अब हमें देखें सूर्य से क्या कंडीशन बनती है।
तो सूर्य से देखा जाए, आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो उच्च राशिस्थ हो रहे हैं वक्री होकर अपने से 12वें घर में। इसका मतलब है कि आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो 7th लॉर्ड है वो 12वें में थोड़ा सा बेचैनी, परेशानी दिखाने में संभव है, सक्षम है। सूर्य आत्मा होती है इसलिए, जबकि इस सप्तम भाव के ऊपर किसी गलत ग्रह के प्रभाव को अगर गिनने बैठेंगे तो सिर्फ राहु की दृष्टि प्रभाव है और कुछ भी नहीं है। शुक्र को 12वें घर में उच्च का होके बहुत खराब नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ से सिर्फ राहु की दृष्टि का प्रभाव एक थोड़ा सा परेशानी दिखा सकता है, बाकी कोई ऐसा डायरेक्ट फैक्टर नहीं है कि शुक्र को हम यहाँ पे कुछ बोले। बुध इस कुंडली में साहस, पराक्रम और छठे भाव का स्वामी है, थोड़ी सी चुनौतियां देगा अपने स्वामित्व के आधार से। अब शादी को आत्मा के आधार से देखा तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन हाँ राहु का डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। चंद्रमा से देख लीजिए, मन से देख लीजिए, शादी को लेकर मन से देखा जाए तो 7th हाउस के ऊपर कोई डायरेक्ट पाप प्रभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो उच्च राशिस्थ हुआ है बुध के साथ जाकर। बुध इस कुंडली में अष्टम के भी स्वामी बनते हैं पंचम के साथ साथ, तो चीजों में कुछ हद तक देरी, डिले दर्शाने की कोशिश करेंगे वैवाहिक सुख के अंदर, और सूर्य के कारण कुछ डोमिनेंस का फैक्टर वहां पे महसूस करना पड़ सकता है। ये बात हुई मन से, ठीक है। लगन से जब हमने बात करी थी तो लगन से जब हम देख रहे हैं 7th हाउस का संबंध कहीं ना कहीं 6th हाउस से बनता है, जो कि बताता है कि कुछ एक पेंडिंग पार्ट है। 6th हाउस का फॉर्मेशन आ रहा है, कर्मा है, जो कि मैरिज में जुड़ा हुआ था। तो ये तो पहली कंडीशन है कि मैरिजेस के अंदर चैलेंजेस लगन कुंडली के आधार पे दिखते हैं, बेसिकली लगन के आधार पे दिखते हैं। चंद्र आधार पे ये दिखता है कि सामने वाला पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर में जाके आपको परेशान कर सकता है। नवमांश में आ जाइए, नवमांश के अंदर की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे जो लगन बन के आ रहा है वो बन रहा है 5 नंबर से, ठीक है। 5 नंबर से यदि लगन बन रहा है तो स्वामी हुए सूर्य, सूर्य का यहाँ पे दिशा बल है वो ठीक है, यानी कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेचर दिखा के चीजों को यहाँ चलाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम है 7th हाउस में। 7th हाउस में राहु, शनि और चंद्रमा की मौजूदगी है। अब ये चार्ट में ये जो 7th हाउस की मौजूदगी है ये क्या दर्शाती है? देखिए, राहु अगर 7th हाउस में आता है तो हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स की जो डिजायर्स होने वाली हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस होने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारे मैरिज लाइफ के अंदर चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि नेचुरली 7th हाउस की बात हो रही है और 11 नंबर की राशि होने के कारण शनि भी बलवान है, राहु भी बलवान होंगे। 3, 7, 11 ये भाव और इन्हीं राशियों में डिजायर्स वाले प्लेनेट ज्यादा बलवान होते हैं। तो राहु भी एक डिजायर वाला प्लेनेट है, उसकी मौजूदगी चंद्रमा के साथ यानी बहुत ज्यादा इमोशनल डिजायर्स फॉर्मेशंस, और कहीं ना कहीं शनि की मौजूदगी जो कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा हार्ड एफर्ट्स करवाती है, कभी कभी हम उन्हें दुख का कारण भी मानते हैं। तो इसलिए ये जो फॉर्मेशन है व्यक्ति की खुद की डिजायर्स और काफी ज्यादा कर्मास के कारण उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इन मैरिज लाइफ। अब इसके लिए तो यही फॉर्मेशन हो जाएगा कि शनि राहु जो है ये युति को जिस तरीके से हम पितृदोष मानते हैं इससे जुड़कर चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि इस पूरे योग में चंद्रमा भी शामिल है। चंद्रमा अपने आप में एक तो 12th लॉर्ड बन रहे हैं और दूसरा मन के कारक हैं, तो वो मन से बार बार दुखी करने का प्रयास करते नजर आएंगे, ठीक है। तो ये मैरिज वाले साइड पे मैं दशा के ऊपर अभी बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कुंडली में सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस उस चीज में है। दशा देखें तो गुरु की महादशा है, छठे भाव के स्वामी की भी और भाग्य भाव के स्वामी की भी दशा है। साथ ही साथ अंतरदशा 2021 से राहु की चल रही है। राहु की अंतरदशा अगर देखें तो मैरिज वाले चार्ट में 7th हाउस में बैठे हैं और शनि और चंद्रमा दोनों को प्रभावित करेंगे। इसीलिए मैंने कहा जो डिजायर्स हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब करने में सक्षम है इन अ मैरिज लाइफ। अंतरदशा का स्वामी जो है वो 12th हाउस से बैठ के चल रहे हैं लगन कुंडली में, ठीक है। सूर्य से तीसरे और चंद्रमा से पंचम है। मोटा मोटा तौर पे कहूं तो अंतरदशा सीधे सीधे स्ट्रेस दिखा रही है 2021 के नवंबर से लेकर 2024 के अप्रैल तक, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका जो था वो प्रोफेशन के लिए था। प्रोफेशन में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लगन कुंडली में देख लीजिए, सूर्य के हिसाब से अगर बात करें तो प्रोफेशन किस तरफ, आत्मा किस प्रोफेशन से चली है? कर्मठता है पैसे को बनाने के लिए, क्योंकि शनि है, ठीक है। और शनि का संबंध 2nd हाउस से है, वेल्थ मेकिंग से है, और यहाँ पे परिवर्तन योग काम कर रहा है गुरु और शुक्र के बीच में। तो फिर से शनि का संबंध, कर्म का संबंध कहीं ना कहीं अर्थ को यानी कि वेल्थ को बनाने में जाएगा आत्मा से।
मन से अगर हम कर्मा को देखने की कोशिश करें तो जब चंद्रमा से हम 10th हाउस देखते हैं तो 8 नंबर आ रहा है। 8 नंबर की राशि कहीं ना कहीं या तो थोड़ा सा रहस्यमयी या तो कुछ चीजों को खोजने वाली, क्योंकि 8th हाउस है। तो कई बार ऐसे स्थिति में मन को मार के मन से दुखी होकर भी कर्म करना पड़ता है, ऐसा फॉर्मेशन यहाँ कहा जा सकता है। लेकिन दुखी होकर ही सही, व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म के अंदर कुछ ना कुछ चीजों को खोजना, एक्सप्लोर करना 8 नंबर की राशि दिखाती है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी जिंदगी में करने की चाहत रखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बहुत नेगेटिव सेंस में नहीं ले सकते लेकिन चंद्रमा से दशम के स्वामी लाभ भाव में जा रहे हैं, राहु केतु एक्सिस में प्रभावित हो रहे हैं, उसकी वजह से मन के अंदर जो चीजें काम करनी है प्रोफेशन को लेकर, वहां पे राहु केतु का ये एक्सेस बहुत ही जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग्स की तरफ माइंड को लेके जा सकता है। यहाँ थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। लगन से जब हम 10th हाउस में देखते हैं, स्टेटस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि हाँ, सूर्य की मौजूदगी, दिशा बल और उच्च के सूर्य की मौजूदगी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति और एक स्टेटस प्रदान करने की कोशिश करती है, जिसमें भी 3rd हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर यहाँ पे देखा जाए लगन कुंडली से, तो प्रोफेशन के हिस्से के अंदर लगन कुंडली पॉजिटिव है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है मन के साथ, चंद्रमा के साथ। तो मन को पहले तो मजबूत करना पड़ेगा। एक तरफ मैरिज में चैलेंज चल रहे हो और दूसरी तरफ प्रोफेशन, ये वाली चीजें जो स्थितियां हैं, इसके अंदर एक जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है व्यक्ति की, वहां पे उन्हें संभलना होगा। बार बार अपने आप को नए नए चीजों में एक्सप्लोर करने के बजाय किसी एक चीज के अंदर पहले कंसंट्रेट होना पड़ेगा। D10 को एक बार देख लें तो D10 के चार्ट में हमारा जो प्रोफेशन एरिया बनता है वो कहीं ना कहीं शनि से जुड़ते हुए और वो भी शुक्र से प्रभावित है। तो हो सकता है किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क्स जो शुक्र के पास है उनसे जुड़े हुए कोई भी काम हो, एक चीज। दूसरी चीज कि शनि की जो गोचर स्थितियां हैं, अगर उसको ध्यान से समझेंगे आप, तो वो अभी 10वें घर को प्रभावित कर रही थी, जो कि गोचर के बाद 11वें लाभ भाव को प्रभावित करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलता हुआ सा दिखेगा प्रोफेशन डोमेन में, क्योंकि चंद्र राशि जो है वो 3 नंबर है, तो अष्टम से नवम में जाएंगे, तो इन 2.5 सालों के अंदर थोड़ा सा राइज करने की कोशिश होगी। लेकिन देखिए दूसरी चीज, अंतरदशा का जो स्वामी है वो D10 के चार्ट में इस तरीके से बैठा हुआ है जैसे कि अष्टम में हो। यहाँ पे इस कंडीशन में बैठने के कारण ये भाग्य से तो जरूर जुड़ता हुआ दिखाई देता है, खुद का अपना काम करने की तरफ ज्यादा सोच बनती हुई नजर आएगी, लेकिन इस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अष्टम को दिखा रहा है। रह रह के काम करते हुए जा रहे हैं और अचानक से मन मार के उस काम को बदल दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, क्योंकि राहु का तत्व है, अचानक का तत्व है। बुद्धि व्यक्ति के पास बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये भी शनि के तीसरी दृष्टि प्रभाव में काम कर रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनौतियों का सामना होगा। ठीक है, तो जब तक इनके ऊपर यह राहु की दशा का प्रभाव काम कर रहा है, तब तक यहाँ पर भी मेंटल टेंशन कनेक्ट है, क्योंकि दशमांश की कुंडली में भी उसकी जो प्लेसमेंट है वो 8th है। बार बार न्यू न्यू आइडियाज आ सकते हैं। ठीक, लास्ट आपका जो एक कंसर्न है वो ये कि क्या पार्टनरशिप यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं। 7th हाउस लॉर्ड यहाँ पर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लाभ भाव में है, तो इन जातक के लिए तो पार्टनरशिप अच्छी कही जा सकती है, सपोर्ट इन्हें देती हुई कही जा सकती है। गुरु के साथ क्योंकि शनि का फॉर्मेशन है, 6th लॉर्ड के साथ क्योंकि 7th लॉर्ड है, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी स्टेज पे जाके एक समय के बाद पार्टनरशिप में ब्रेक होने का रिस्क रहेगा। क्यों? क्योंकि जब छठा भाव है वो शत्रुता दिखाएगा, तो शत्रुता दो तरफ की तरफ में जा सकती है, या तो मैरिज के अंदर आपस में दुश्मनों जैसा महसूस करने लगे, या अगर साझेदारी होती है तो एक समय के बाद साझेदार के जो भी काम है उसको देखकर ऐसा महसूस होने लगे कि ये अब हमारा शत्रु बन रहा है। तो साझेदारी से जिनका चार्ट है उन्हें लाभ मिल सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जाकर, एक समय अवधि के बाद जाकर ये चीजें हो सकती है कि वो ब्रेक हो जाएं और इंडिविजुअल ग्रोथ की तरफ आगे फिर जाने लगे, क्योंकि ऐसे फॉर्मेशन में जो ये शुक्र है, ये शुक्र का प्रभाव काम करेगा, गुरु का वहां से हटना और शुक्र का वहां पे बैठ जाना। जब शुक्र के साथ ये युति होगी तो सुख भाव के स्वामी का और लाभ भाव के स्वामी का संबंध सीधे सीधे व्यापार से बनता हुआ नजर आएगा, शत्रुताएं खत्म होने के बाद। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दशाओं का फैक्टर जो है वो 2024 के बाद कहीं ना कहीं शनि की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो एक काफी लंबी दशा है जो इन चीजों के साथ आगे बढ़ना है।
जहां तक स्टेटस और साथ साथ क्योंकि थर्ड हाउस 12th हाउस कनेक्ट हो रहा है और राहु 12th से आ रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ग्रोथ का प्रयास करें, ठीक है। और एक अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ को आप तकरीबन तकरीबन तभी देख पाओगे जब शनि अपनी ही राशि जहां वो बैठे हैं उसको क्रॉस करके जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि शनि जो है वो D10 में 10th लॉर्ड है, लाभ भाव से कनेक्टेड हो रहे हैं, और D10 का 10th हाउस 7th हाउस जो कि व्यापार को रिप्रेजेंट करता है उसके साथ कनेक्ट होता है, इसलिए संभावनाएं पूर्णतः हैं टुवर्ड्स बिजनेस। लेकिन इस बात को नहीं भूला जा सकता कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो पहले आपको सर्विस करवाती हुई नजर आती है, ठीक है। जब आगे दशाएं पहुंचेंगी शनि की तरफ, उस समय जाकर ही एक प्रॉपर वे में आप प्रोफेशन के अंदर चेंज करते हुए अपने आप को कहां से फ्रॉम जॉब टू बिजनेस लेकर जाएंगे। अभी हम यहाँ पे जो गोचर देख रहे हैं शनि का, वो होगा आपके चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में, जबकि 2025 के बाद का गोचर जो है वो होगा आपके भाग्य भाव से शुक्र के ऊपर से। उस समय की दशाएं आपको खींच के लेके जा सकती हैं व्यापार की तरफ। 2025 या 2027 के बाद का जो फेज है वो आपको व्यापार की तरफ ले जाने की तरफ एक अच्छा रोल निभा सकता है। यहाँ पे आप अभी उतरते भी हो तो आपको कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु जब तक चल रहा है अंतरदशा में आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत जल्दबाजी रहने वाली है। उसका ज़्यादातर नेगेटिव प्रभाव D10 में, क्योंकि हम यहाँ पे नीच राशि इस्तेमालेंगे तो इस पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपका 5th हाउस यानी कि बुद्धि को प्रभावित करता है। इस वजह से यहाँ पे आप छोटी छोटी अर्निंग्स या गेन्स के साथ अपने जो काम है उनको बनाते हुए चलिए, और एक जब प्रॉपर टाइम आता है वहां पर ही आप किसी तरीके के बोल्ड और बड़े डिसीजनों को करने की कोशिश करिएगा। इस समय क्योंकि राहु की अंतरदशा भी काम कर रही है, वो भी कहां पर आपके 6th हाउस लॉर्ड के साथ में 12th हाउस के साथ ही कनेक्ट होकर कर रही है, परेशान करेगी। हेल्थ पे ध्यान जरूर देना चाहिए, और क्योंकि इसी समय में आपकी साढ़े साथी भी काम कर रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क होकर ही काम करना चाहिए। महादशा का जो भाग्य का संबंध है वो अच्छा है, राहु का 12th ये बाहर हटके काम करने के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर 6th हाउस के साथ 12th को मिला के देखें तो फिर ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए जो साढ़े साथी चल रही है इसमें जो सेकंड फेज चल रहा है इसको थोड़ा सा शांति के साथ आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद जब इसका उतरना शुरू होगा तब जाके आपको एक अच्छे ग्रोथ के लिए धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि सूर्य बुध का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा आपसे कर्म करा के आपकी सेविंग्स सेकंड हाउस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देकर यानी कि नेचुरल सपोर्ट देकर बढ़ाने की कोशिश करेगा। और मैंने तब भी कहा हुआ है जब कुंडली के 10th हाउस में ग्रह बैठे होंगे उसका कहीं ना कहीं प्रभाव मैरिज लाइफ पे जरूर पड़ता है। तो सूर्य का बहुत बलवान होना, क्योंकि 10th हाउस में बैठा है, तो आपका जो डोमिनेटिंग नेचर होगा कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा हिट कर सकता है पार्टनरशिप्स या मैरिज के अंदर भी। इस बात को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।